नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्सेप्ट को जाना था, नेचर जाना था, स्कोप जाना था, ऑब्जेक्टिव्स जाना था और फंक्शन जाना था। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स का इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन बोलेंगे मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों आया, ये क्यों बना और किस कारण से बना, आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर इवैल्यूएट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो लेबर मैनेजमेंट से बना है। लेबर मैनेजमेंट में क्या होता था कि उसमें जो वर्कर्स होते थे, जो एम्प्लॉयज़ होते थे, उनको किसी तरह का राइट नहीं था। वो किसी भी चीज़ पे बात नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ सामान को वो कुछ बोल नहीं सकते थे। और साथ ही उनका जो जॉब था वो श्योर नहीं होता था कि उनका वो जॉब जो है फिक्स रहेगा या नहीं रहेगा। उनको जब मन चाहे ओनर्स, कंपनी के ओनर्स जो है निकाल देते और जब मन चाहे उनको अपॉइंट कर लेते थे। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हो गए लेबर मैनेजमेंट के। उसके बाद फिर इनका एक और कारण था कि ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन था कि ऊपर ओनर से जो उनको मिल रहा है वो चुपचाप वो कर लेंगे। उनसे उनके ऊपर क्या बीत रहा है, वो क्या दुविधा में, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनसे ओनर्स को कुछ मतलब नहीं होता था। उसके साथ साथ यहाँ पे जो लेबर्स है, जो एम्प्लॉयज़ होते थे, उनको मतलब एक कमोडिटी की तरह उनको ट्रीट किया जाता था कि बस वो एक सामान है, उनको खरीदा जाता था और फिर उन्हें जब उनका काम ख़त्म हो जाता था तो उन्हें बेच दिया जाता था एक सामान की तरह। तो ये इन सब प्रॉब्लम के साथ जब ये सब प्रॉब्लम्स होने लगे तो फिर उसके बाद ये सब बात हो रहा है इंडस्ट्री रिजोल्यूशन का पहले का। फिर जब इंडस्ट्री रिजोल्यूशन आया तो उसके बाद लेबर मैनेजमेंट को यहाँ पे उन्होंने चेंज करके पर्सनल मैनेजमेंट बना लिया। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता था, वो लोग सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करते थे अपनी कंपनी में जो थोड़ा सा जो मैनेजिंग पीपल होते थे, जो काम करने में मैनेजिंग जो जो क्वालिफाइड होते थे, जो क्वालिफाइड होते थे उन्हें ही कंसिडर करते थे अपने में। तो फिर एक टाइम पे पर्सनल मैनेजमेंट को फिर ऐसा डिसाइड किया गया कि इसको एक दूसरा नाम मॉडर्न अप्रोच के तरफ से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बताया जाएगा। तो जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन रहा था तो उस बीच यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो क्लियर किया गया था, कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताया गया था, जिसके बाद पर्सनल मैनेजमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाया। तो वो क्या है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उससे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवैल्यूएशन की, तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है द कम्युनिटी कॉन्सेप्ट। द कम्युनिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो बिजनेस सिस्टम होता था उसमें लेबर्स को एक कमोडिटी के तौर पे देखा जाता था। उसमें जब फैक्ट्री को, किसी फैक्ट्री को या फिर किसी बिजनेस को मैन्युफैक्चर का ज़रूरत पड़ता था कि सबसे ज़्यादा जब डिमांड बढ़ रहा है, उनका वेजेस का डिमांड बढ़ रहा है, तो फिर वो लोग क्या करते थे, लेबर्स को खरीद लेते थे। उतना मात्रा पे लेबर्स खरीद ले जिस तरह से मैन्युफैक्चर उनका सही हो जाए और जो मार्केट में है उनका सामान पहुंच जाए। तो वो जब लेबर्स को खरीदते थे तो उसमें क्या होता था कि कई बार लेबर्स को सही दाम नहीं मिलता था। अच्छा, उससे पहले क्या होता था कि लेबर्स को जो है, आप लेबर सामान लेके आ रहा है तो आप सामान के बदले उसे सामान देते थे, उसको पैसे नहीं देते थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता था लेबर्स के बीच में कि मतलब आप लेबर्स को लेकर आ रहे हो, उससे काम करा रहे हो और फिर उसके जगह सामान दे दे रहे हो, लेकिन लेबर्स उसमें कौन क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, वो कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसे नहीं रिकॉर्ड किया जाता था और ना ही उनका मूल्य अदा किया जाता था। तो कम्युनिटी कॉन्सेप्ट में यही होता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो था बिजनेस सिस्टम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर आया, जो कंपनी के ओनर्स और कंपनी के एम्प्लॉयर्स या फिर लेबर से कांटेक्ट का बीच का एक लिंक था। एम्प्लॉयज़ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जाके बोलते थे और वो मैनेजमेंट जो है वो ओनर्स को जाके बोलता था कि लेबर्स को क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसके साथ क्या हुआ कि जब मार्केट में
जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया तो उसके बाद बिजनेस सिस्टम के बीच का जो ग्रुप था उसमें जो सिलेक्शन होना था उसमें सबको सिलेक्ट करने लगे, जो क्वालिफाइड है उन लेबर्स को सिलेक्ट करने लगे, उनको ट्रेनिंग देने लगे, उनको रिवॉर्डिंग करने लगे और फिर उनको मेंटेन करने लगे कि उनको किस तरह से काम करना है वो सिखाने लगे। तो इस बीच में क्या हुआ, जब मार्केट में ये सब फैला और मार्केट में जब मशीनरीज और मटेरियल्स आने लगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो घटने लगा, क्योंकि एक 10 आदमी 10 लेबर का काम एक मशीन खुद कर ले रहा था। तो ये जब घटने लगा तो फिर यहाँ पे जो ओनर्स से और एम्प्लॉयज़ के बीच का जो रिलेशनशिप था पहले, वो टूटने लगा। वो टूटने के कारण क्या हुआ, लेबर को जो है एक कमोडिटी के तौर से देखने लगा, एक सिस्टम बदल गया। फिर वहाँ पे जो छोटा मार्केट था, जो बिजनेस एक बस छोटा मार्केट को पूरा करता था, आज वो पूरे होल मार्केट, एक बड़ा सा मार्केट को कैप्चर करने का कोशिश करता था और जो शिफ्ट होके एक शहर से दूसरे शहर पे जाने लगा था। तो इस बीच में जो एम्प्लॉयज़ थे और ओनर्स के बीच का रिलेशनशिप जो था वो छोटा होने लगा था और टूटने लगा था। तो ये कम्युनिटी कॉन्सेप्ट था। अब उसके बाद आता है द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अंडर दिस कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयज वेयर कंसिडर्ड अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जस्ट लाइक लैंड, मटेरियल्स एंड मशीनरी। जब किसी इंडस्ट्री में मशीनरी और मटेरियल्स आने लगे तो उनका उनका तुलना बिल्कुल ही उनके एम्प्लॉयज़ के जैसा करने लगा कि जिस तरह का जैसा वैल्यू उनका मशीनरी का है उसी तरह से वैल्यू एक, यानी कि जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं लेबर को भी एक मशीन समझ लिया गया था, उनको ह्यूमन बींग्स नहीं समझा जाता था। जिस तरह से मशीन काम कर रहा है एक उसी तरीके से लेबर्स को भी काम कराया था। जैसे कि हम लोग एग्जांपल फॉर, अगर आप लोगों ने केजीएफ मूवी देखा है तो केजीएफ मूवी में जो जहाँ पे गोल्ड गोल्ड का छानबीन होता है, जहाँ पे गोल्ड का खुदाई होता है, वहाँ पे जिस लोगों को जिस तरह से काम कराया था वहाँ पे मशीन समझ लिया गया था आदमी को। तो वहाँ पे यहाँ भी वही काम होता था, उनको एक मशीन समझ लिया जाता था, उनका और कोई वैल्यू नहीं था, एक मशीन से ज़्यादा उनका कोई वैल्यू नहीं था। तो यहाँ पे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक प्रॉपर टीम आया है, जहाँ पे वो लोग जो लेबर्स हैं उनको सिलेक्ट करने लगे, उनको ट्रेनिंग देने लगे और उनको ये बताने लगे कि उनको जो प्रोडक्टिविटी है, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, जिसके कारण उनका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा और उनको वर्किंग कंडीशंस भी इम्प्रूव होंगे और उनके बिजनेस को हायर अर्निंग्स भी होंगे। तो ये तो था द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फिर हम लोग का आता है द पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट। द पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है जब उन लोग के बीच में ऐसा बीतने लगा, उनको कोई वैल्यू नहीं देने लगा, तो वो लोग क्या किए कि उन लोग अपना एक ट्रेड यूनियन बना लिए। एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइज टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड फॉर्म्ड ट्रेड यूनियंस टू इम्प्रूव देयर लॉट। तो यहाँ पे जब वो लोग ट्रेड यूनियन बनाए, ट्रेड यूनियन में क्या होता था, उनका जो कॉमन इंटरेस्ट होता था कि जैसे कि उनको अलग अलग तरह का वेलफेयर मिले, हेल्थ इंश्योरेंस का मिले, या फिर उनको रहने के लिए घर मिले, उनको अच्छा खाना मिले, ये सब उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे उन लोग को मिला के जो सभी का एक ही इंटरेस्ट बनता था, उनसे एक ट्रेड यूनियन बनाया गया, जिसको जिसको सबसे ज़्यादा हेल्प जिसको मिला वो है गवर्नमेंट के तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से उनको फुल ऑन सपोर्ट मिला, जिससे उनका जो स्ट्रेंथ है, जो उनका डेमोक्रेसी है वो भी ग्रो होने लगा, उनका कलेक्टिव बार्गेनिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर होता है कि द स्टेट ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड दैट वर्कर्स हैड अ राइट टू प्रोटेक्शन इन द एम्प्लॉयमेंट। फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी और रूल बनाए कि उसमें बताया गया कि हर एम्प्लॉय को, हर वर्कर्स को, हर लेबर्स को ये राइट होता है कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट बचाए, अपना एम्प्लॉयमेंट का प्रोटेक्शन करे। फिर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ बोथ बिगन टू रियलाइज दैट दे कुड नॉट सर्वाइव एंड प्रोस्पर विदाउट ईच अदर। तो फिर यहाँ पे जब एम्प्लॉयर्स को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ का स्टार्टिंग होने से वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उन लोग के बिना वो कुछ नहीं है, ये भी उनको रियलाइज़ करवाया गया। फिर यहाँ पे आता है, जब ये हो गया, द पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर आता है द ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में
कि एम्प्लॉयज़ जो है वो लोग डिसाइड करते हैं, वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि उनको भी एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे उन्हें देखा जाए, उन्हें समझा जाए, उन्हें मशीन नहीं समझा जाए, उनका भी कुछ कुछ गुडविल है, उनका भी कुछ नाम है, उनको भी अच्छा वैल्यू दिया जाए उस इंडस्ट्री के अंदर। द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एम्प्लॉयज़ हैड सर्टेन inalienable rights as human beings and it was the duty of the employer to protect these rights। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयर का ड्यूटी बनता है कि उनका जो राइट है उनको उसे उन्हें मिले। द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट पॉइंटेड आउट दैट एन एम्प्लॉय वाज नॉट merely interested in material rewards, rather social and psychological satisfaction was also equally important। फिर यहाँ पे जब इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनको सिर्फ एक ह्यूमन बींग्स नहीं देखना चाहिए, उन्हें एक उनको साइकोलॉजी तरीके से या फिर सोशल तरीके से उनको सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, जैसे कि उनको सैलरी देना चाहिए, पगार मिलना चाहिए, उनको अलग अलग तरह का वेलफेयर मिलना चाहिए या फिर और भी तरह के ऑफर्स मिलने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो फिर उनको जो सेटिस्फैक्शन और उनका जो इम्पोर्टेंट होगा वो इक्वली होगा। फिर वहाँ से जब ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो फिर उन लोग का एक और राइट आता है जिसका नाम ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है, जो मैनेजमेंट है, वो एक बिहेवियरल साइंस के तौर पे अपने वर्कर्स को और अपने एम्प्लॉयज़ को एक एसेट के तौर पर वैल्यू देता है कि वो नहीं होंगे तो उनका इंडस्ट्री नहीं चलेगा। उनको मोटिवेट करना, उनका ग्रुप डायनामिक बनाना, उनका ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को और भी अलग अलग पॉपुलर कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करना, चाहे वो वर्कर इंडिविजुअली काम कर रहे हो या फिर ग्रुप में काम कर रहे हो या फिर काम करना चाह रहे हो, तो हर तरह का जो एम्प्लॉयज़ यही मानना था कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको एक एसेट के तौर पर देखा जाए। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा एफर्ट्स देखने को मिलता है, जिसके कारण जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, जो एम्प्लॉय के प्रति जो बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसे उनको पूरा मिलता है और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ होता है। एक अच्छा, एक शहर से दूसरा शहर, एक देश से दूसरा देश पे ग्रो होता है, उसको नया मार्केट देखने को मिलता है, नया डिमांड मिलता है। तो ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट यहाँ से ख़त्म होता है। फिर उसके बाद हमारा जो राइट होता है वो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट आता है, द इमर्जिंग कॉन्सेप्ट। नाउ एम्प्लॉयज़ आर कंसिडर्ड एज पार्टनर्स इन द इंडस्ट्री। अब वहाँ पे मैनेजमेंट क्या रियलाइज़ करता है कि उन्हें सिर्फ एक एसेट के तौर पर नहीं देखा जाए, उनको कंपनी का एक पार्टनर भी बनाया जाए, उस इंडस्ट्री का पार्टनर बनाया जाए, उनको उस कंपनी का स्टॉक मेंबरशिप का शेयर दिया जाए कंपनी का, उनको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग्स होते हैं उनमें उनको अपॉइंट किया जाए, उनको फीलिंग्स को समझाया जाए, जिस तरह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जागरूक रहे और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो एक अच्छा काम कर सके। फिर thus human resource management began as a record keeping function. Later on administration of labor agreements became its main task। फिर यहाँ पे अब उनके लिए नया एग्रीमेंट्स बनाया जाता था कि अगर कोई वर्कर या फिर कोई एम्प्लॉय या फिर कोई लेबर आ रहा है तो वो कितने दिन तक काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, क्या क्या उनको मिलेगा, एक एग्रीमेंट बनाया जाता था उनमें जो कि वो एक बहुत ही बड़ा मेन टास्क होता था उसको पूरा करना। फिर अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच एम्प्लॉयज़ वेयर कंसिडर्ड प्रॉब्लम्स प्रोड्यूसर्स एंड कॉस्ट। फिर वहाँ पे जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस होते थे उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ को कितना कंसिडर, क्या प्रॉब्लम्स कंसिडर किया जाएगा, कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, उनको कितना कॉस्ट मिलेगा, उनको कितना प्राइस मिलेगा, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। द मॉडर्न अप्रोच ऑफ द अदर हैंड लुक्स अपॉन देम अ रिसोर्स एंड एसेट्स ऑफ एंड एन अपॉर्चुनिटी। फिर दो मॉडर्न अप्रोच में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे उन लोग को देखने को मिलता है कि उन लोगों को क्या क्या रिसोर्स मिलने वाला है, जब अगर वो लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करें उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाला है, उनके लिए क्या एसेट्स होने वाले हैं, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें।